हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल, जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। आज हम बात करने वाले हैं जेई की प्रैक्टिस को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए जिससे हम सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। आप सबको जेई के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में तो पता है, लेकिन मैं अगर आपको जेई के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूं तो आप अपनी प्रिपरेशन को इजी, एफिशिएंट एंड स्मार्ट बना सकते हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करेंगे और उन पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कवर करेगा आपके इंटायर चैप्टर को। तो आप लर्न कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को थ्रू प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, नोटबुक निकालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री है। सो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर के एंड में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको ओपन टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लर्निंग को एनालाइज कर सकते हैं। उस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस को एनालाइज करेंगे, देन 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो यहां पर हमने इस टेबल में कुछ डेटा दिखाया है जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 3 टॉपिक्स आपको दिखते हैं। दैट्स मीन द कंप्लीट चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 important topics, right? Units of physical quantities, dimension of physical quantities, error in measurements, right? And here you are getting year wise कितने sets में एग्जाम कंडक्ट हुआ, including January and April attempts, right? और 19 sets of 2025 में टॉपिक 1 से कितने क्वेश्चंस थे? 3। टॉपिक 2 से 20 क्वेश्चंस एंड टॉपिक 3 से 7 क्वेश्चंस। करेक्ट। सेम एनालिसिस आपको 2024, 2023, 2022, 21 में आपको मिलता है। दैट्स मीन हर ईयर वाइज आपको टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं इसकी एनालिसिस मिलती है, राइट? तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन यहां पर इनसाइट्स देखें इस डेटा से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज पता चलता है कि टोटल 111 सेट्स जो लास्ट 5 इयर्स में जेई में हुए, उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चंस टॉपिक 1 से आया। 76 number of questions came from dimension and dimensional analysis, and 32 of questions comes from error in measurements. Correct? अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो होल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए सिर्फ 8% टॉपिक 1 को होल्ड करता है। 65% of the questions are coming from dimension analysis and 27% of the questions are coming from error analysis. ठीक है, तो आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गया है कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ऑलराइट, यू नो दैट। ठीक है, तो सर क्या करना है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कम टाइम दीजिए, आप अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए। आप जो टाइम पूरे चैप्टर में हर टॉपिक को इक्वल टाइम नहीं देना है। आपको क्लियर हो चुका है कि टॉपिक 2 हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 65% चांसेस है कि आपको नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिले। तो ऑब्वियसली आप अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे, देन टॉपिक 3 एंड देन टॉपिक 1, इजंट इट? ऑलराइट, सो लेट्स ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस हम अब कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने वाले हैं बट विद प्रैक्टिस। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे इसी एनालिसिस पर बेस्ड है। करेक्ट, ज्यादा क्वेश्चंस आपको टॉपिक 2 के मिलेंगे, उसके बाद टॉपिक 3 एंड देन टॉपिक 1। ऑल द क्वेश्चंस आर इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन इजी होगा, देन प्रोग्रेसिवली हम मीडियम की तरफ जाएंगे, देन डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। The question 1 is assertion and reason. Two statements are given below. One is labeled as assertion and other is reason. So you have to choose the correct option. So assertion, reason आपको दिया गया है and you have here 4 options. ठीक है, चलिए। So सबसे पहले देखते हैं हम assertion क्या कह रहा है। When the system of units is changed, the numerical value of the measured physical quantity also changes. क्या ये सही है? क्या हमारे पास units एंड न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच का कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। वी नो दैट एवरीवन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब अगर मुझे 2 kg को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट? सो 2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, kg हमारा यूनिट हो गया। अब मुझे दूसरे सिस्टम में जाना है, मैं क्या करूंगा? आई विल राइट इट एज
2000 ग्राम। सो ये हमारा MK सिस्टम है, दिस इज CJ सिस्टम, और न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर आप यूनिट्स को चेंज करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज मिलेगा। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1 और ये 100% सही है। करेक्ट। नाउ लुक एट द रीजन हियर, द स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉलर इज द यूनिट्स। क्या ये सही है? देखते हैं, यहां पर चेक करो आप। हमने जो ये एग्जांपल लिया, क्या यहां पर ये स्टेटमेंट वैलिड हो रहा है? क्लियरली न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, लेकिन यूनिट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, यूनिट स्मॉल हो रही है, राइट? सो और इस चीज को जस्टिफाई हम इस स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, इस रिलेशन से भी कर सकते हैं। इसको आपको नोट डाउन करना है दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर हम स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो यूनिट हमारा बढ़ेगा। करेक्ट। सो द रीजन इज रॉन्ग। रीजन क्या होना चाहिए? स्मॉलर द यूनिट, स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, greater will be the unit, right? Or larger will be the unit. Okay, this statement is not correct. So we can say this statement is correct, this is not correct. So which is the option is correct? So option C is correct, assertion is true and reason is false. All right, so आपने concept लिख लिया होगा। क्या concept हमने सीखा यहाँ पर? ये concept हमने सीखा। ओके, और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जे एग्जाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक 1। आपको क्वेश्चन दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 into 10 power 11 and its angular diameter is 2000 seconds. When observed from the earth, the diameter of the sun we have to find out. ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम एक सन बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक अर्थ को बनाया। करेक्ट। एंड क्लियरली अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा सन के 2 एंड्स को, क्योंकि मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो मैं इस अर्थ के 2 एंड्स को मेजर करने के लिए डायमीटर 2 एंड्स को देखूंगा। राइट, 2 एंड्स को देखने से मुझे कुछ इन 2 एंड्स के बीच में मुझे कुछ एक एंगुलर डिस्टेंस मिल रहा है, राइट, और एंगुलर डायमीटर मिल रहा है, दैट इज थीटा। करेक्ट। इफ दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, क्या मैं इस डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बोल सकता हूं? एंड आई कैन टेक इट एज स्मॉल आर, राइट? कैन आई टेक इट एज? वेरी सिंपल। ओके, नाउ डायमीटर जो है वो एक आर की तरह दिख रहा है क्या आपको? देखो जरा, एक प्लेन एंगल बनाया हमने, this is the length of the arc, right? This is length of the arc, this is the radius and this is angle theta. ये प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, है ना? इन दोनों तीनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन आता है, that length of the arc is equals to radius into angle, प्लेन एंगल। करेक्ट। नाउ अगर मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को, प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट? सो आई विल बी राइटिंग हियर दैट d is equals to r स्मॉल r into थीटा। करेक्ट। आप देखिए दोनों रिलेशंस सेम आ रहे हैं। नाउ अब प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्या कराना चाहता है? थीटा शुड बी इन रेडियन, लेकिन हमको एंगल दिया है सेकेंड्स में। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इस सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर सकें एंड देन रेडियन में कन्वर्ट कर सकें? यस, very simple. We know that the value of theta is 2000 and we know that if I divide this quantity, this second by 60, ये पहले मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई मीन अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिनट्स में वैल्यू मिलेगा। करेक्ट। नाउ अगेन अगर मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूं, नाउ क्या हो रहा है? हम डिग्री में पहुंच गए। ओके, तो दिस रिजल्ट विल कम इन डिग्री, बट वी वांट आवर आंसर इन रेडियन। थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, तब ये रिलेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ आर यू नो, इट्स 1.5 into 10 to power 11 into this. So this 0 0 0 and 0 will get cancelled out, and this is 3. You will be having pi divided by 3, 18 into 18, and if you solve this, you will be getting 0.0145 into 0.0
0.0149 into 10 to power 11. Let's check your answer and we have to write our answer. Look at it. We're getting this answer. आप इसको multiply करोगे आपको 0.0149 into 10 to power 11 and this diameter should be in medium because हमने सारी quantities को ऐसा ही में रखा हुआ है. बट अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा कोई ऑप्शन फिलहाल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि हमको 1 पॉइंट्स के टर्म्स में आंसर चाहिए, राइट? सो इफ आई टेक दिस और दिस कैन बी रिटन एज 1.49 into 10 to power 9 meters, correct? So our answer is matching with option number C, which is the correct option, right? Perfect, very easy. All right, let's go for the next question. So this question, if you look at this question, this is a question of JEE Mains 2025. बहुत ही recent का question है और बहुत ही अच्छा question है, ठीक है? So question में देखिए क्या कह रहा है. The person measures mass of 3 different particles as 435.42 grams, 226.3 grams, and 0.125 grams, according to the rule of arithmetic operations with significant figures. तो ये question हमें significant figures का मिल रहा है, right? Significant figures का ये question 2025 में आया है. Okay, so the addition of the masses of 3 particles will be, so ABCD we have 4 options here. So क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर अर्थमेटिक रूल को यूज करेंगे. बहुत ही सिंपल सा रूल है. सबसे पहले हम जो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे, राइट? 226.3 and we have 0.125 and we have to add these quantities, correct? अगर आप add करो इससे, so this will be 5, this will be 4 and this will be 8.166. we are getting this result, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल आंसर जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितने डिजिट्स तक रखना है, राइट? क्या हमको 661.845 हमारा आंसर? चलिए एक बार ऑप्शंस को हम चेक करते हैं. हमको ऑप्शंस में देखिए सिमिलर वैल्यूज दी गई है ना. आप देखिए डेसिमल के बाद वैल्यूज चेंज हो रही है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस है, राइट? इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. लॉजिक क्या कहता है और रूल क्या कहता है? द रूल इज कि आपको एडिशन के केस में व्हेन यू आर एडिंग द क्वांटिटीज आपको डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, ठीक है? सो फर्स्ट क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इज हाउ मच? 2 significant figure, here 1 significant figure and here we have 3 significant figure, ठीक है? तो सबसे पहले हमने तीनों के इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिख लिया. अब आपको चेक करना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इन तीनों में. ऑलराइट, सो मिनिमम वी आर गेटिंग दिस वन, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, ठीक है? दिस इज द रूल. यू विल अप्लाई दैट रूल हियर by finding out this value, and rule says कि फाइनल आंसर में भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इतने ही रखोगे, ठीक है? सो हमारा फाइनल आंसर 661.845 है. हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यू को रखना है, सो इट विल बी 8, ठीक है? सर क्या हम इसको 9 नहीं कर सकते थे? 9 करते कब? अगर हम 4 की वैल्यू, अगर हमें 4 की वैल्यू यहाँ पर 8 के बाद वाली वैल्यू ज्यादा होती, 6 होती, तो हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लेने देते टाइम हमें राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखना होता है, राइट? लेकिन ये वैल्यू 5 से कम है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, राइट? सो इन द फाइनल आंसर विल बी गेटिंग 661.8. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स चेक, सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आपने यहां क्या सीखा एवरीवन? आपने यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन के कॉन्सेप्ट को सीखा, राइट? अब हम क्यों ना एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पर भी ले लिया जाए, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन पर हमें एक क्वेश्चन और आया है डिफरेंट सेट पर जेईई मेंस 2025 में, ठीक है? अब आप देख रहे हो कि जेईई एक किसी सेट में एडिशन का पूछा तो दूसरे सेट में मल्टीप्लिकेशन का पूछ लिया है सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, सो यहां पर जेईई मेंस 2025 में क्या दिया है? फॉर द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल टू 32.3 into 1125 divided by 27.4 where all the digits are significant, then to report the value of y we should write. तो हमको यहाँ पर देखना है मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे काम करेगा. सो दिस इज 32.3 into 1125 divided by 27.4. सो एवरीवन क्या करना होगा? हमें क्या कर सकते हैं? आप सिंपली इंडिविजुअल डिजिट्स में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सो मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर in this is total 3, in this
इंडिविजुअल नंबर वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 है। हम टोटल क्यों ले रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन में तो हमने आफ्टर डेसिमल लिया था, बिकॉज देयर इज अ रूल कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में आप आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, एंड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, करेक्ट? सो आप जब इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलता है, दैट इज ओके, लेट मी चेक, आंसर विल बी 1326.186, ठीक है? दिस इज द आंसर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, सर क्या ये हमारा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में है? नहीं, अभी हमें रूल अप्लाई करना है। रूल ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में, गिवन नंबर्स में, उसको आप फाइनल आंसर में कंसीडर करोगे, राइट? सो टोटल मिनिमम कहां दिख रहा है हमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सो दिस इज द मिनिमम। फाइनल आंसर में भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए, करेक्ट? नाउ सी 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे किया जाए? हमारे पास पहला हो गया ये, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड थर्ड दिस वन। सो 1 3 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 1 3 2। क्या ये आंसर सही है? नहीं, अभी आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमारा भाई आंसर तो हमारा 132.6, दिस इज इन 1000 और ये हमारा 100 में हो गया, करेक्ट? तो इसको हम और क्या कर सकते हैं? सो डेफिनेटली मैं इस 6 की जगह इसको इनसिग्निफिकेंट बनाने के लिए मैं यहां पर 0 लिख दूंगा, करेक्ट? आई विल राइट 0 हियर, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर मैं इसको हटा रहा हूं, दिस वैल्यू आई एम रिप्लेसिंग, और ये वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो राउंडिंग ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना सर। मैंने भी लास्ट आपको क्वेश्चन में बताया, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। सो राउंडिंग ऑफ अगर मैं करूं, सो प्रीवियस वैल्यू 2 की जगह 3 हो जाएगा, ओके? सो दिस विल बिकम 1330। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, okay, in 3 significant figures. Now check your answer. Yes, we are getting option D 1330 as the correct answer. So concepts को ध्यान रखिए और आप difficult problems को बहुत easy solve कर सकते हैं। जेई के अच्छे questions हैं, alright? चलिए next हम move करते हैं। The question again from JEE Mains 2025 and now ये question बहुत interesting है। देखिए कैसे interesting है। The equation for the real gas is given as P equal P plus A V square V minus B equal to RT, where PVT and R pressure, volume, temperature in gas constants respectively. The dimension of A by B square is equivalent to, आपको A by B square का डायमेंशन बताना है। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में एंटर कर चुके हैं and we are solving the questions of dimension analysis. बट आपको आंसर किसी और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में बताना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले तो हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। सो P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। सो गाइज वी नो दैट कि ये दो क्वांटिटीज ऐड और ये दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट तब हो सकती हैं जब इनके इंडिविजुअल डायमेंशंस सेम होंगे, करेक्ट? इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का डायमेंशन आपस में सेम होगा। सो बाय यूजिंग दैट रूल आई कैन से द डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट द डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू P into V square. Now in this case I'll be writing, subtraction कब हो सकता है? जब दोनों के डायमेंशंस सेम हो गए, करेक्ट? सो डायमेंशन ऑफ V is equals to dimension of B. By using this and this आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि हमें आंसर चाहिए डायमेंशन ऑफ A by B स्क्वायर, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? नाउ लेट्स राइट दिस A by B square is equal to the dimension of A, I'm getting here P by pressure, volume square, and B square is equal to volume square. So these two will get cancelled out. I'm getting the dimension of A by B square as the dimension of the pressure. ठीक है? अब प्रेशर के टर्म्स में हमें डायमेंशंस मिल चुके हैं A by B स्क्वायर के, लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए फाइनल प्रेशर ऑप्शंस नहीं दिए गए, है ना? आप देखिए प्रेशर में ऑप्शंस नहीं है, आपको ऑप्शंस थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स दिया गया है, लाइक प्लैंक कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेन एंड एनर्जी डेंसिटी।
ठीक है, तो कैसे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं? चलिए, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट क्या है। प्लैंक कांस्टेंट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम टेकिंग द ऑप्शन ए, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट h। और ये रिलेशन कहां मिलता है आप याद करिए, एनर्जी E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, करेक्ट। E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा रिलेशन से हमको यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट मिलता है। दिस कैन बी रिटन एज E लैम्डा बाई सी। और एनर्जी इज व्हाट? दिस एनर्जी इज this if you solve this you will be getting joule seconds, है ना। आपको प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकंड्स में मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रेशर से मैच नहीं कर रहा है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? मीटर फोर्स बाय एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज compressibility. Compressibility is represented by K, that is 1 by bulk modulus, and bulk modulus we know delta P divided by delta V by V. Guys, अब आप देखिए यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को V अपॉन डेल्टा V इंटू 1 अपॉन डेल्टा P लिख सकता हूं। ये तो हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है वो भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या कि क्वांटिटी प्रेशर के टर्म्स में डायमेंशन दे, राइट। सो दिस विल आल्सो नॉट मैच। नाउ लुक एट द सी ऑप्शन। इन सी ऑप्शन वी हैव स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन तो सिंपल अपने सबको पता है दैट स्ट्रेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ, ये भी मैच नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, और ऑब्वियसली 1 2 3 सही नहीं है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बट हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो डी ऑप्शन इज एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी, density can be written as U by volume. Okay, U is potential energy. Okay, so potential energy is you can write this, potential energy is change or it is equal to work done, right? Energy हमारा work done के related, work done का formula force into displacement होता है, and also volume can be written as area into length, correct? So length and length will get cancelled out. I'm getting answer force by area. So clearly what is this, guys? This is force upon area is nothing but pressure. Okay, so this quantity is equivalent to, this quantity is equivalent to A by B square, right? इसका डायमेंशन और इस ये डायमेंशन दोनों मैच करेंगे, करेक्ट। सो और करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ क्लाउड एंड हिट्स अ puddle. The raindrops oscillates back and forth on the surface of the puddle for a few seconds before coming to rest. The time it takes for the tiny drops to complete full oscillation depends upon various factors. So time period के बहुत सारे factors पे depend कर रहा है। वो क्या क्या factors है? Radius of the droplets, density of the droplets, and the surface tension of the droplet. अब surface tension के बारे में आपको information दी है, that is force per unit length, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी हो गया अब तो। What will be the relation between them? आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, लेकिन फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने एक्सप्रेशन को डायमेंशन एनालिसिस के से जब हम फाइंड आउट करते हैं, बोलते हैं कि हमने रिलेशन फाइंड किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी एंड चेक व्हाट वी कैन डू। सो हम कैसे करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होता है? हमने डायमेंशन, हमने ये माना कि हमने मान लिया कि टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड द सरफेस टेंशन एस। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि पावर इसका 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा या कितना होगा। तो क्यों ना मैं यहां पर पावर एज्यूम कर लेता हूं, ए बी सी, करेक्ट, एज्यूम कर सकते हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ, आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस, और
ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट द डायमेंशन ऑफ टी एज m0 l0 t1 proportional to dimension of r as l1a, dimension of density. Guys, what is density? Density is mass upon volume. So this can be written as kg, that is mass 1 and length minus 3. This is b. I'm not writing the quantities जिसका पावर 0 है, क्योंकि वो 1 हो जाएगा और अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और एग्जाम में भी आपको यही करना है ना, अननेसेसरी आपको मास और टाइम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है ना। बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में हम वहां पर लिखेंगे, बट जेईई मेंस के एग्जाम में हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्पेस को हमें बचाना है, साथ में टाइम बचाना है और अपने रिलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज S is equals to surface tension is force per unit length, and देखिए S is equals to force per unit length दिया गया। Guys, what is the unit of force? Is kilogram meter per second square divided by meter. तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा and will be having kilogram second square. अब आप इसको डायमेंशंस पे लिख सकते हो ना, मास 1 हो गया, लेंथ 0, टाइम -2 and this is C, करेक्ट। सिंपली हमने इसको नोट डाउन कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज आप मासेस के पावर्स को अलग कर लीजिए। सो m द पावर b प्लस c, सो विल बी गेटिंग हियर b प्लस c। नाउ लेंथ का हम देखेंगे, द डायमेंशन फॉर द लेंथ इज a माइनस 3b एंड द डायमेंशन फॉर द टाइम इज t minus 2c, correct? And on the left hand side we'll be having mass power 0, length 0 and time 1. So left hand side, right hand side आपको clearly relation दिख रहा है, बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो मास की पावर इक्वेट हो जाएगा, I'm going to write here, left hand side mass is 0 and right hand side the power of the mass is b plus c. So this will become b equal to minus c, first expression. Now look at the length, left hand side length is 0, right hand side we have a minus 3b. So 0 is equals to, for length I'm writing down, this is for mass, okay, 0 equals to a minus 3b. So this will be equals to a equal to 3b, right? Now look at the third we have tension T equal to, on the left hand side, but time we have T equal to 1 and this time is equals to minus 2c. So this T, dimension of T will equate as 1, this is equal to minus 2c. So C will be equals to minus 1 by 2, correct? और C का वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो अपने को B का वैल्यू कितना मिल जाएगा, B will be equals to plus 1 by 2 एंड अगर मैं b का वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, सो आई विल गेट a इक्वल टू 3 1 by 2, दैट इज 3 by 2, ओके। सो c भी मिल चुका है अपने को 1 by 2, ओके। सो हमें a b c तीनों की वैल्यूज पता चल चुकी हैं। हमारे पास जो इनिशियल हमने एक्सप्रेशन को एज्यूम किया था, हम उसको दोबारा से लिखेंगे। सो t प्रोपोर्शनल टू r द पावर a is 3 by 2, b rho the power b, so rho the power b and we have 1 by 2 and surface tension the power minus 1 by 2, करेक्ट। क्या हम इसको अंडर रूट के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट्स t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि 1 by 2 1 by 2 1 by 2 सभी में। सो दिस विल बिकम r क्यूब rho in the numerator and surface tension will go in the denominator. हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, हमने बहुत इजीली फ्यू स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, करेक्ट। नाउ लेट्स चेक योर आंसर, t proportional to r cube rho into s, t proportional to r cube rho divided by s. So option B is matching with our answer. All right, so in very easy and efficient way हम अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एरर एनालिसिस से। अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है और जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में काफी आने लगे हैं, ठीक है।
आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा और आपसे मल्टीपल चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या किया है, कंसोलिडेट वैल्यूज लेकर आया हूं, जहां पर आपको बहुत सारी चीजों को फाइंड करना है। ऑब्वियसली जेई मेंस आपसे एक या दो चीजें के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। जेई मेंस ने क्या पूछा था, जेई मेंस ने पूछा था कि भाई फाइनल एक्सप्रेशन बता दो, 4 ऑप्शंस देके फाइनल एक्सप्रेशन पूछा था, ठीक है। मैंने आपसे और भी चीजें यहाँ पर ऐड करी है, जिससे आप और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें through practice. Okay. So in this question, in the experiment, the refractive index of the glass was measured and the following measurements are recorded. Reading दे दिया आपने को और हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करिए फर्स्ट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर एंड थर्ड इज द फ्रैक्शनल एरर एंड द परसेंटेज एरर। और लास्ट में आपको लिखना है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, सो आपको रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 दिया गया है, ओके। ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गया, मैं बोल सकता हूं इसको दीज आर द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एरर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इफ यू हैव ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो ट्रू वैल्यू तो हमारे पास होना चाहिए, बट क्वेश्चन में कहीं भी ट्रू वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, रिमेंबर आप मीन वैल्यू फाइंड करते हो, रीडिंग्स का मेजर्ड वैल्यू का मीन वैल्यू फाइंड करेंगे एंड दैट मीन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले एक्स मीन फाइंड करते हैं। सो दिस इज 1.48 प्लस 1.51 प्लस 1.55 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग 1.51 एज अ मीन वैल्यू, एंड दिस इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, ओके। ये हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगा। मतलब हर रीडिंग के लिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मेरे पास ट्रू वैल्यू क्या है, सो ऑब्वियसली विल से सर ट्रू वैल्यू इज द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। सो 1.51, 1.51 and 1.51, okay. Now first thing you have to find out मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो फर्स्ट वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ लुक एट फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर and we can write it as delta x mean, okay, delta x mean, okay. So error का mean हमें find करना है, so I'm going to write here, तो mean error find करने के लिए, mean absolute error find करने के लिए हमें सबसे पहले absolute error की value पता होनी चाहिए। So individual absolute error पता होना चाहिए, so absolute error I can consider as delta e, okay. जो error आएगा उसका absolute value माइनस प्लस माइनस साइन से अपने कोई मतलब नहीं है, so this will become, so if you subtract these two, you'll be getting true value minus measured value is 0.03, all right. इसका absolute value लेंगे हम यहाँ पे 0 and this is minus 0.04, all right. इन तीनों को मैं अगर इसका mean value find करता हूँ, so mean value will be 0.030 plus absolute value of minus 0.04 divided by the number of quantities. So this will be equals to, if you add this will become 0.07 divided by 3, and if you find out the value, this is equal to 0.023, correct? 0.023 is the mean error we are getting, right? So x mean I'm getting here, which is equal to 0.03, all right, delta x mean, correct? Okay, now so what we have to find out, the first mean value हमने find कर लिया, second value हमारा mean absolute error था, mean absolute error is 0.03, right? Absolute error है तो आप इसमें mod लगा सकते हैं। चलिए 0.023, sorry, 0.023, okay, okay, all right. Now the next quantity is we have to find out the fractional error, है ना? हमको fractional error find करना है और ये बहुत easy होता है। fractional error के केस में
The third is the fractional error. Is a fraction of mean absolute error divided by mean error or true value. This is 0.023 divided by 1.51, 1.51, okay, and you will get answer 0.015, okay, 54. If you divide these two, you'll be getting 0.0154. Next is we have to find out we have to find out the percentage error. So now the fourth is the percentage error. Percentage error is the अगर हम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें सो अपने को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा. सो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल बी गेटिंग द परसेंटेज एरर. सो 0.0154 into 100 will give me 1.54 percentage. परफेक्ट. ऑलराइट, हमने इजीली ये निकाल लिया. चलिए नेक्स्ट, अब फाइनल हमसे आंसर में क्या पूछा है देखिए. एक और चीज हमें फाइंड करनी है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर. हमको रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज एक्स मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. करेक्ट. सो एक्स मीन दैट्स मीन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. एंड हमारे पास ट्रू वैल्यू और एक्स मीन का वैल्यू आया था 1.51 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. एंड मीन एब्सोल्यूट एरर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 0.023. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल आंसर, ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. आपको याद होगा मेजर्ड वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर. करेक्ट. सो यहां पर भी हमने यही चीज रिप्रेजेंट किया. ऑलराइट, सो आवर फाइनल आंसर इज दिस वन. So we're getting this as a final answer. So JEE में आपसे सिर्फ फाइनल आंसर के बारे में पूछा था, but I've added other things so that you can utilize this problem in a maximum way, है ना. हो सकता है JEE नेक्स्ट ईयर आपसे किसी और डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2024 और इस क्वेश्चन में दिया गया है that radius r, length and resistance r of a metal wire as measured in laboratories as ROL. ठीक है, ये ट्रू वैल्यूज हैं. दिस इज एरर, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, और ये सारी हमारी रीडिंग्स है. परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर आपको फाइंड करना है इन परसेंटेजेस. करेक्ट. चलिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी सिंपल वे है. सबसे पहले तो हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि रेसिस्टिविटी और इन पैरामीटर्स में हमारे पास रिलेशन क्या है. सो गाइस यू नो दैट resistivity is the relation we have R equals to rho into L by A. So मैं इसको क्या लिख सकता हूँ resistivity के टर्म्स में, that it is rho equal to RA divided by L. ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमको दिया गया है, यस. क्या लेंथ हमें दिया है, यस. क्या हमें एरिया दिया है, नहीं दिया है. एरिया नहीं, हमको एरिया का रेडियस दिया है. तो क्यों ना मैं इसको एरिया के टर्म्स में लिख दूं, रेडियस के टर्म्स में लिख दूं. सो दिस कैन बी रिटन एज रेडियस. ऑब्वियसली हम सिलेंड्रिकल वायर की बात कर रहे हैं, है ना. मेटल वायर है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा. सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय L हो जाएगा. करेक्ट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर. क्या मैं इस रिलेशन को परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकता हूँ, रिलेटिव परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकता हूँ. आप जानते हैं इसको रिलेटिव टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू वेरिएबल क्वांटिटीज हमारी r है, वेरिएबल क्वांटिटी हमारी r, रेडियस है, वेरिएबल क्वांटिटी हमारी L. पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का चेंज 0 होगा, तो पाई को हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज को हमें रिलेटिव के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, चेंज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. ओके, सो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा r बाई r प्लस नाउ दिस r स्क्वायर. आपको पता है जब किसी क्वांटिटी का पावर n होगा, दैट n का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जब हम रिलेटिव के टर्म्स में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू b द पावर n. अगर मुझे इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखना है, सो डेल्टा a बाई a, दिस पावर विल कम इन द मल्टीप्लिकेशन,
दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यहाँ पर भी r का पावर है, इसको हम ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में एंड यू विल गेट दिस रिलेशन. नाउ द लेंथ इन द डिनोमिनेटर विल कंट्रीब्यूट डेल्टा l by l. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सर क्या हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है? बिल्कुल, राइट. आप क्लियरली अगर इस क्वांटिटीज को देखें तो हमें r एंड दिस इज डेल्टा r, दिस इज स्मॉल r, ठीक है? तो वैल्यूज को हम फटाफट पुट कर देंगे. दिस इज 10 डेल्टा r एंड दिस इज कैपिटल R. सो 10 by 100 प्लस 2 into delta r by r is 0.05 divided by 0.35 plus delta l by l, that is 0.2 divided by 50. All right, if you solve this you'll be getting delta rho by rho. Okay, now मुझे percentage चाहिए, right? We want the answer in percentage, so definitely you will multiply left hand side with 100 and the whole quantity with 100. आपको जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा, करेक्ट? सो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल बी गेटिंग 39.9%. ओके, सो ऑप्शन बी इज मैचिंग विद आवर आंसर. ऑलराइट, ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है. जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स देखे आप उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो. देखिए क्या बोल रहे हैं. For a given wire, if its resistance can be obtained by taking the ratio of the potential difference applied across it. So अगर हमने एक वायर लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाया V, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है. ओके, करंट फ्लो कर रहा है I across it and the current flowing through it, Mohan can determine the potential difference and the current with a relative error. Relative error के टर्म्स में हमें करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू दिया गया. सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर द गिवन क्वांटिटी वी हैव डेल्टा V by V as 0.06 and relative error for current is delta I by I is equals to 0.04. के बीच का भी रेसिस्टर हमें रिलेशन पता है दैट R equals to V upon T. क्या मैं इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में लिख सकता हूँ? यस, डेल्टा R by R is equals to डेल्टा V by V प्लस डेल्टा I by I. सर डिवीजन में है तो क्या हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे? नहीं, डिवीजन पर है, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों केस में एरर ऐड किया जाता है बिकॉज एरर ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर, है ना? सब्ट्रैक्शन से कम नहीं हो सकता. ओके, सो रिलेटिव इज गिवन टू अस एज 0.06 प्लस 0.04. आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल बी गेटिंग 0.1 एज द आंसर, करेक्ट? सो गेटिंग द रिलेटिव एरर डेल्टा R by R इज इक्वल्स टू 0.1, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यू कैन चेक योर आंसर. हमारा आंसर भी 0.1 आ रहा है. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 measured using a scale of least count this and length measured using a scale of least counts 1 millimeter. The weight of mass 1 kg measured using a scale of least count 1g was hanged to get the elongation 0.5 centimeter measured using a scale of least count 0.01 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young modulus? है ना? Young modulus में कितना fractional error जाएगा? So the first thing is आपको ये समझना है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज दी गई हैं इनमें और यंग मॉडुलस में कोई रिलेशन है क्या? क्या हमारे पास यंग मॉडुलस में और जितने भी पैरामीटर्स दिए गए उसमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, राइट? सो वी नो दैट यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L by L, करेक्ट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्या हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज हमको गिवन है? हमें ये चेक करना है. सिंपल, अगर आप 1 by 1, चलिए पहले हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में लिख लेते हैं, फिर हम क्वांटिटीज को पुट करते हैं. हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट तरीका वही होगा, ठीक है? सो आई कैन राइट हियर द डेल्टा y by y इज इक्वल्स टू फोर्स डेल्टा f by f प्लस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं? अब एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेडियस के फॉर्म में हमें दिया गया और हमने पीछे देखा अगर एरिया और रेडियस के बीच में सिंपल रिलेशन होता है दैट डेल्टा A by A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R by R. ठीक है, क्यों ऐसा है? बिकॉज एरिया इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर है
इसको मैं रिलेटिव के टर्म्स में लिखूंगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा. सो दिस आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस नेक्स्ट इज डेल्टा एल. क्या हमारे पास लेंथ, इसका कुछ रिलेशन है. एक काम करते हैं, इन डेल्टास में कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको ये डेल ले रहा हूँ, करेक्ट, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन डी एल प्लस डेल्टा एल बाई एल, राइट. सो 4 हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं यंग मॉडुलस की, चारों का हमने रिलेटिव एरर लिख लिया है, राइट. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फोर्स. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, आपको रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन साथ में लीस्ट काउंट दिया गया है. लीस्ट काउंट क्या होता है गाइस? लीस्ट काउंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. लीस्ट काउंट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सो डेफिनेटली इसको मैं एब्सोल्यूट एरर मान सकता हूं. ओके, सो रेडियस का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? दिस 0.01. सो इफ व्हेन आई एम राइटिंग इट डाउन दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0.001 divided by radius. Radius given in centimeter. 2 plus. Now look at the length and weight. Elongation के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन है. देखिए नेक्स्ट हमारे पास elongation का रिलेशन है. So I'm going to write that down. So we have the scale is this. Elongation of 0.5 centimeter measured using a scale of least count is. So इसका least count यानी error हमें given a question that is 0.001 divided by 0.5 plus. अब लेंथ का लिखते हैं. लेंथ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है that it is measured from length of 1 meter using a scale of least count 1 millimeter. ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का. सो 1 मिलीमीटर को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि रेशियो सेम होने चाहिए यूनिट वाइज, करेक्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.001 डिवाइडेड बाय 1. ओके, नाउ रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग हमारे पास एक और क्वांटिटी है फोर्स, बट यहाँ पे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. स्टिल इंस्टेड वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेट, है ना. वेट एक अपने आप में फोर्स है, करेक्ट, वी नो दैट, राइट. वेट भी एक अपने आप में फोर्स है. सो मैं वेट को वेट के टर्म्स में इसको लिख सकता हूं, है ना, रेशियो के टर्म्स में लिख सकता हूं. सो दिस लीस्ट काउंट इज 1 ग्राम. दिस कैन बी रिटन एज 10³ kg डिवाइडेड बाय 1 kg. ओके, सो वी गॉट द रिलेटिव एरर फ्रॉम ईच इंडिविजुअल क्वांटिटीज. अब इसको आप सॉल्व करिए, आपको आंसर, आपको रिलेटिव एरर यंग मॉडल्स में मिल जाएगा. We have missed one thing that this is 0.2 centimeter, right? So यहाँ पर मुझे 0.2 centimeter लेना पड़ेगा. Okay, so this expression will become, this will 10 to the minus 3 can be written as 0.001 plus, इसको हम डेसिमल हटाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, डेसिमल ऊपर जाएगा, 10 आएगा, and this will be 0.01 plus this will, if you remove the decimal and if you solve, this will be getting 0.001 and next is we have to write, sorry, this will become 0.002. okay, आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको 0.002 मिलेगा and this is 0.001, correct. if you add all these quantities आपको आंसर मिलता है 0.014, right. so we getting this as delta gamma by gamma, but in the answer we need the percentage. so into 100 कर देंगे, so we'll get answer delta y by y into percentage is 0.014 into 100, which is 1.4%. Okay, so D option is matching with our answer. All right, so that's very easy. एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें 0.2 सेंटीमीटर दिया गया है. All right, so let's go to next question. ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस पे बहुत सारे मिलने वाले हैं. हर अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एरर से क्वेश्चन आए तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्मेट में मिले, राइट. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल a b c d. z is equals to a square b by b the power 2/3 under root c d cube. The percentage error in the measured abc is also given to you. You have to write down the percentage error in z. ठीक है, 4 ऑप्शंस है और इसको हम बहुत स्पीड में सॉल्व करेंगे. परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है? सिंपली सबसे पहले आप रिलेटिव एरर निकालिए, डेल्टा z by z. a स्क्वायर पावर विल कम इन द मल्टीप्लिकेशन, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. b का पावर भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, दैट इज
2/3 delta b by b plus c का power is 1/2 and this is delta c by c plus d का power 3 है, this will become delta d by d. Alright, and if I keep सबको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हमारा into 100 परसेंटेज बन जाएगा, into 100 ये भी परसेंटेज बन जाएगा, into 100 this will become percentage and also this will become percentage. ये सारे परसेंटेज बन गए, we got here percentage, correct? So now guys, what is given to you? आपको delta a by a into 100 given equation में, this is 2%, so 2 into delta a by a into 100 given है, that is 2%, तो मैंने यहाँ 2 लिख लूँगा, plus 2/3 delta b by b into 100 is given in the problem, that is 1.5%, plus 1/2 delta c by c into 100 is given as 4%, and next is delta d by d into 100 is given as 2.5. Now, and this is delta z by z into 100. Okay, so now this is 4 plus 0.5 will be 1 plus 2 plus 7.5. So this is equal to 14.5% is the percentage error in quantity Z. Now check your answer. In the options, yes, 14.5 C is the correct option. C is the correct option. Okay. यहाँ आपने क्या सीखा कि हमें क्वांटिटीज रिलेटिव परसेंटेज के टर्म्स में दी हो तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन को यूज करोगे और अपने वैल्यूज को पुट करके फाइनल आंसर निकालोगे. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है. अब हम मूव कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स में. यूनिट मेजरमेंट्स में आपको एक सिलेबस में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जेईई मेंस का. आप 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, कि दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर. जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है. इफ यू लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो आप इसका कॉन्सेप्ट्स को लर्न करिए और आपको बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है. दैट 50 1-year divisions are equal to 49 main scale division of a one traveling microscope and one smallest reading of the main scale is 0.5. the one year constant of the traveling microscope. अब हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि 1 year constant आपको बताना है. ठीक है, अब ये 1 year constant होता क्या है सर? सो 1 year constant नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ 1 year कैलिपर. ये 1 year कैलिपर का लीस्ट काउंट है. सो 1 year कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? आपको सिंपल पता है दैट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 1 year scale division, right? So 1 main scale division on and minus 1 1 year scale division. But question में आपको क्या गिवन है? देखो आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज 50 1 year scale division. Alright, this can be written as 50 1 year scale division कोइंसाइड कर रहे हैं और इक्वल हैं 49 मेन स्केल डिवीजन के. सो क्या यहाँ से मैं 1 year scale division निकाल सकता हूँ? दैट इज 49 divided by 50 into 1 MSD. Correct? So I can put this value here. So least count is equals to 1 MSD minus 49 by 50 MSD, and this will be equal to, आप LCM लोगे सॉल्व करोगे, you will be getting 1/50 1 MSD. Right? So least count जो कि 1 year कांस्टेंट है उसको फाइंड करने के लिए अब हमको 1 MSD की जरूरत है. क्या हमारे पास मेन स्केल डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? बिल्कुल दी गई है. मेन स्केल रीडिंग का एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है. उसको हम यहाँ पुट करेंगे. सो दिस इज 1/50 into 0.5 millimeter, and if you solve this 5 and 5 cancel out हो जाएगा and this decimal 100 10 to power minus 5 meters आंसर आना चाहिए. अब देखते हैं आंसर्स किस में दिया गया. सो वी गॉट आंसर इन मिलीमीटर्स. तो सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं इसको 10 to power minus 5 इज नथिंग बट 0.01 10 to power minus 3 है ना. सो ऑप्शन ए इज मैचिंग विद आवर आंसर. राइट, वेरी सिंपल.
सिंपल, हमने 2 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, इस अप्रोच को ध्यान रखिए और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अ क्वेश्चन ऑन स्क्रू गेज। नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक दैट इज स्क्रू गेज। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मैं जेईई मेंस 2025 पर लेकर आया हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दैट मेटालिक रेक्टेंगुलर शीट हैज लेंथ एंड ब्रेथ 5 एंड 2.5। तो मैंने एक नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको, आई विल गेट मोर स्पेस। सो हमने यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ ले लिया, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इसका वैल्यू दिया है 5 मिलीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन एज 2.5 millimeter. Isn't it? Now, using the specially designed screw gauge which has pitch of 0.75 millimeter. So pitch आपके पास कितना दिया गया है? 0.75 millimeter. And the screw gauge, and it has 15 divisions. So number of divisions in the circular scale we have 15. Find the area of the sheet. To find the area of the sheet in this experiment, the maximum fractional error will be. आपको maximum fractional error find करना है area में. Okay, so that's mean we are talking about delta A by A का value कितना होगा. Correct? This is the question. ठीक है. So इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हमको क्या find करना है? देखिए, मुझे डेल्टा A by A कैसे हम निकाल सकते हैं? अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में? सो एरिया आपको पता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मुझे डेल्टा A by A फाइंड करना है तो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास L, B और A की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना? L और B की तो इन्फॉर्मेशन है, एरिया तो नहीं पता, निकालना भी नहीं है, डेल्टा A by A करना है। ओके, सो L और B की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है? इनका लीस्ट काउंट, है ना? एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हमारे पास नहीं है। तो मैं अगर लीस्ट काउंट इसका फाइंड कर लूं और इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट फाइंड कर लूं तो मुझे डेल्टा L और डेल्टा B की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या स्क्रू गेज की हेल्प से मैं लीस्ट काउंट फाइंड कर सकता हूं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, राइट? तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज नथिंग बट द पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ऑलराइट, so the pitch is given as, or pitch length is given as 0.75 millimeter divided by 15. This will be equals to 0.05 millimeter. Now I'm going to use this, and this least count will behave as delta L and delta B, right? ये दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, so I can write this value here 0.05. क्या लेंथ हमारे पास मिलीमीटर में है? यस, सो यूनिट्स का कोई टेंशन नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा B by B अगेन 0.05 डिवाइडेड बाय दिस इज 2.5. ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस इज 0.01 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0.02, राइट? 0.02, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, ठीक है, इंटू 2 करेंगे, दिस विल बिकम 0.1। कुछ गड़बड़ है? ठीक है, 2 and 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम 0.01 डिवाइड बाय 5, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, विल बी गेटिंग 0.02, करेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0.03। सो हमारे पास डेल्टा A by A का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या मैं इसको x by 100 के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। दिस कैन बी रिटन एज 3 by 100। सो बाय कंपेयरिंग आंसर विद x by 100, हमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलता है? Guys, we getting the value of x equal to 3. So this is the correct answer. All right, this is the correct answer. Now we getting the answer x equal to 3. All right. So this is all about today's session. I hope हमने जो आज important concepts को practice के through learn किया है वो आपको बहुत help करेंगे concepts को build करने में, and आपकी numerical problem ability भी increase हो रही है। Whatever you have learned till now, आप अपनी abilities को check कर सकते हो by click on the link given in the description. जाइए, open test solve करिए और अपनी learning को check करिए। और साथ में
एक्स्ट्रा मार्क्स वेबसाइट पर जाकर एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर करिए जो कि एआई से इंटीग्रेटेड हैं, आपकी लर्निंग को, प्रिपरेशन को ईजी, एफिशिएंट एंड स्मार्ट बना सकते हैं। So this is all about today's session. We will meet in the next class with new chapter. Thank you. Keep learning with extra marks. All the best.